हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका जो बेसिक है न्यूटन्स लॉ का, कि इसका बेसिक क्या है, और उसको हमने देखा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि एफ नेट किसी पर्टिकुलर बॉडी पे जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो होता है। और लास्ट में हमने क्या निकाला कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कहीं पर भी आपको एक्सेलरेशन अगर जीरो मिल जाता है तो फौरन समझ जाना कि वहाँ उस कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो आज जितना हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्स में गए थे, उस डिटेल्स के कॉन्सेप्ट की बेस पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ऊपर समझने के लिए तो मैंने ये बताया था एफ नेट जीरो होना चाहिए, या सिंपली क्या बोले कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब लगने वाला सारा फोर्स उस पर जीरो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे पास। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg लाई ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, द ब्लॉक ऑफ मास इज गिवन फोर्स 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। देखो एक मार्क्स यहाँ पे रखा है, ये मास है, ये है मेरे पास 1 kg का, और हॉरिजॉन्टली इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? तो सिंपल सी ये बात है, जब 45 डिग्री पे कोई बॉडी यहाँ पर रखी होगी तो वो स्लिप होके नीचे आ रही होगी, तो हमने क्या हॉरिजॉन्टली में इस तरीके से उस पर फोर्स लगा दिया। और उस पर जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो मास किस में आ गया मेरे पास? ये रेस्ट में आ गया। मतलब यानी कि इस पर mg नॉर्मल सब जितनी फोर्स लग गई, और सारी फोर्स लगने के बाद अभी किस कंडीशन में आ गया? रेस्ट में आ गया। जब हमने फोर्स लगाया ऐसे, अभी रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आने के बाद अब कौन सा लॉ लगा सकते हैं हम? फर्स्ट लॉ यूज कर सकते हैं अपना, कि सारा फोर्स जो इस पे लगेगा वो जीरो होगा। अब पूछ कर रहा है मुझे द नॉर्मल रिएक्शन इज, इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना होने वाला है, ये मुझे फाइंड करना है। तो सिंपल है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रब करके यहीं पे सॉल्व, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, तो यहीं सॉल्व करा देता हूँ उसको मैं। तो बस क्वेश्चन को समझो और देखो, जब फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला कि जितना क्वेश्चन आए इस पे, बस पहला काम क्या होता है, जितनी फोर्स तुम्हें इस बॉडी के ऊपर दिख रही है सारी फोर्स को शो कर दो। एक फोर्स का लगेगी हमेशा नीचे की तरफ लगने वाली है, उस हम क्या बोलेंगे अपना mg, और एक फोर्स का लगेगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, उस हम क्या बोलेंगे सिंपली अपना नॉर्मल। क्लियर बात? और जब भी पहला काम क्या है, सारी फोर्स को शो करा दो। दूसरा काम क्या होता है कि अगर कोई फोर्स टेढ़ी जा रही है, मतलब एक्स में मूव नहीं कर रही, वाई में मूव नहीं कर रही, दोनों के बीच में मूव कर रही है, फौरन उसको पकड़ के इसको कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दो। दूसरा काम ये होता है। अब देखो mg सिंपल से ऐसे जा रहा है, लेकिन नॉर्मल ऐसा मूव कर रहा है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग मुझे कंपोनेंट चाहिए दूसरा वाला, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो सिंपल सी बात है, mg को मैं सिंपली ब्रेक कर देता हूँ। तो थोड़ा इसको समझना, इस ट्रायंगल को देखो मैंने कैसे बनाया है। तो अब जब मैं इस ट्रायंगल को बना दूं, और इसी को आप याद रखना अपने अच्छे तरीके से, ये एंगल मेरे पास अगर थीटा है, और ये अगर कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे लग रहा है mg, और एक कंपोनेंट मैंने पकड़ा जो इस तरीके से मूव कर रहा है, जो इस सरफेस जो ये वाली सरफेस है, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये एंगल मेरे पास कितना होने वाला है। तो देखो फर्स्ट लेक्चर में भी निकाला था, मैं एक बार और आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, और ये एंगल कितना है मेरे पास 90, तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। क्लियर? 90 माइनस थीटा। बट वी हैव टू फाइंड द एंगल एक्स, इसको मैंने x माना है, इसको मुझे फाइंड करना है। अभी देखो ये सरफेस ऐसे मूव कर रही है, और सरफेस से ये एंगल ऐसे जा रहा है, और एक ये बीच वाली लाइन है, कौन सी वाली? ये वाली है मेरे पास mg वाली, दिख गई है ना। mg वाली लाइन ये आ रही है, और mg लाइन से ये जो एंगल मैंने ये फाइंड करा है वो कितना है? 90 माइनस थीटा, और इसको मैंने क्या माना है स्टूडेंट? इसको मैंने x माना है। और ये पूरा एंगल कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना एंगल है? पूरा है 90, और इसको मैं क्या लिख दूँ? 90 माइनस थीटा प्लस x। देखो ये कितना है? 90 माइनस थीटा, ये कितना है? x, और पूरा कितना है मेरे पास? 90। तो सिंपल क्या हुआ, 90 से मैं 90 कैंसिल करा, जब मैं इसको दिल लेकर आऊँगा तो x इज इक्वल्स टू थीटा के बराबर। तो यानी कि जो x की वैल्यू मिलने वाली है आपको, ये कितनी मिलने वाली है? सिंपली सबको हटाया मैंने यहाँ से, ये मिलेगी मेरे जो एंगल यहाँ पे होगा, वही एंगल आपके पास ये वाला बनने वाला है। तो अब से ध्यान रखो, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन के, फौरन समझ जाना कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल मेरे पास mg के बराबर वाला होगा। अब देख गया ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा मेरे पास? mg
कॉस थीटा, और इसका एक ये इधर आ गया तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कौन सा होगा मेरे पास, एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब एम जी को साइन थीटा यहाँ आ गया, एम जी कॉस भी यहाँ आ गया, एम जी का काम पूरा का पूरा काम खत्म, उसको मैंने यहाँ से बिल्कुल हटा दिया। सही है, बिल्कुल यहाँ से एम जी काम खत्म, ये हटा दिया, और यहाँ पे इसको भी हटाया मैंने इस तरीके से। अब सिंपल फिगर इसका ये बना रहा हूँ मैं, क्या, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब देखो इस पर आया, एम जी घटाया, इस पर ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। अब एक फोर्स कैसा जा रहा है मेरे पास, अगर यहाँ पे ये ब्लॉक रखा है आपका, एक फोर्स कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, और नॉर्मल कहाँ लग रहा है मेरे पास, ऊपर की तरफ ऐसे करके, दिख गया। अगर मैं आपसे पूछूं इस फोर्स को पैरेलल शिफ्टिंग करूं और यहाँ पर लेकर आऊं इस तरीके से, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, व्हाट अबाउट दिस एंगल, इसी फोर्स को मैंने आगे बढ़ाया है यहाँ पे, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, तो आप क्या बोलोगे, अगर मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, और ये मेरे पास एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल स्टूडेंट्स इस एंगल के बराबर होता है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना मिल जाएगा मेरे पास, थीटा मिल जाएगा। ये कितनी फोर्स लग रही है मेरे पास, 10 न्यूटन की। अब इसकी भी अगर मैं कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दूं तो एक कंपोनेंट मुझे मिलने वाला है इस डायरेक्शन में 10, यहाँ पर मेरे पास थीटा, तो 10 कॉस थीटा, और एक का मिलेगा मुझे इस डायरेक्शन में, तो यानी कि 10 साइन थीटा। अब इसको समझ लो पहले अच्छे तरीके से, उसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब इसको देखो जरा अच्छे से, फिगर समझो, इस फिगर को मैंने कैसा इसका ब्रेक करा है, इसको मैंने, तो ये फिगर थी, दोबारा देखो ये फिगर थी मेरे पास, इस फिगर को मैंने क्या करा, पहले एम जी को ब्रेक करा, एम जी को ब्रेक करने के लिए मैंने पहले यहाँ का एक कंपोनेंट मारा, और वो एंगल मिला मुझे थीटा मिला, तो एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ये दिख गया एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। फोर्स लग रही थी यहाँ पे करके, इसको पैरेलल शिफ्टिंग से मैं यहाँ पर आगे ले आया, और फिर इसको मैंने सिंपली क्या करे, जो एंगल यहाँ पे था वही एंगल यहाँ पे होता है ड्यू टू पैरेलल लाइन, और ये कौन सी बन जाएगी मेरे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं, एक जाएगा ऊपर कॉस थीटा, एक आएगा ऐसे साइन थीटा, ये बीच से निकल रहा है मेरे पास क्या, अपना 10 न्यूटन। तो और अच्छा दिखाने के लिए इसको सिंपल ऐसे शो कर लो, ऐसे करके, तो ये एंगल में ना मेरे पास थीटा। सही है। अब फोन कह रहा है, पूछ रहा था कि बताइए नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल जो मिलने वाला है, अब देखो नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है, इस नॉर्मल को बैलेंस करने वाली फोर्स कौन सी है, नीचे वाली। नीचे कौन कौन सी है मेरे पास, 10 साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, क्लियर। और जो थीटा गिवन है स्टूडेंट आपको कितना है, 45, तो 10 साइन 45 प्लस एम कितना है आपके पास, एम जो क्वेश्चन था वो 1 kg था, और जी है यानी कि 10, और कॉस 45 यानी कि 10 cos 45 √2 प्लस 10 √2, यानी सिंपल क्या मिल जाएगा, 20/√2, यानी कि नॉर्मल कितना मिल गया आपको, 20/√2। तो ऊपर नीचे अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ देखो अगर मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 20/√2/2, और यानी कि n = 10/√2। तो ये क्या मिल गया स्टूडेंट, मुझे अपना आंसर मिल गया। ठीक है, कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लगने वाला है इस पे, 10√2 के बराबर इस पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। समझ में आया ना। मेन चीज़ क्या है, कंपोनेंट्स को ब्रेक करो अच्छे तरीके से अपने, कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, बस चेक कर लो नॉर्मल को बैलेंस करने वाला कौन है, जो नीचे जो लगने वाली फोर्स एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। क्लियर बात। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, अब रब कर रहा हूँ उसको मैं। अब तो जब भी ऐसी फिगर मिल जाए इंक्लाइन वाली, तो एम जी का तो हमारा कुछ काम ही नहीं है, काम किसका होता है फिर, हमारा काम पड़ता है हमारे उसके कंपोनेंट से, एम जी कॉस थीटा से और एम जी साइन थीटा से। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड टेंशन, टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन, अब जहाँ जहाँ टेंशन फाइंड करनी है तो फौरन समझ जाओ यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ धागा होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग होगी, या कुछ ना कुछ रोप होगी। तो इसमें देखो ये मेरे पास सीलिंग है, और एक रोप इससे बन रही है और एक रोप इससे बन रही है। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये उठता है आपसे, ये बताओ तो टेंशन मिलने वाला है क्या वो सेम होगा या वो अलग अलग होगा। तो आप समझ गए, इस धागे से तो ये बनना है, और बीच में क्या आ गया, मास आ गया, इससे ये बनना है, तो यानी कि टेंशन जो लगने वाला है स्टूडेंट्स, अब वो अलग अलग लगने वाला है। तो सिंपली अगर मैं इसको फाइंड करूं टेंशन को इस बॉडी मास पे, तो आप क्या बोलोगे, इसका देखो यहाँ बनाता हूँ उसको अच्छे से। और ये एंगल बना रहा है मेरे पास कितना, 53 डिग्री, और ये एंगल बनना है मेरे पास कितना, 37 डिग्री। क्लियर।
अब टेंशन निकालनी है, किस पे निकालनी है टेंशन? आपको इस पे निकालनी है। तो इसकी टेंशन को मैंने नोट करा है T1 और इसकी टेंशन को मैंने नोट करा है किससे? T2 से। अब T1 T2 दोनों ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो मैंने बताया था नियम, जिस पे टेंशन निकालनी हो उसके ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ के गोलियां चलाओ, एक गोली चलेगी इधर की तरफ, गोली चलेगी इधर की तरफ, तो टेंशन का डायरेक्शन ये T1 और ये T2 मुझे मिल गया। अब क्या ये सीधी है ये टेढ़ी है? तो आपके पास समझ में आ गई कि टेंशन टेढ़ी जा रही है और नीचे क्या लग रहा होगा उसकी? सिंपली mg अपना काम कर रहा होगा नीचे की तरफ। अब टेंशन टेढ़ी है तो क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा तो आपको मिलेगा क्या? T1 cos 53, ऊपर की तरफ मिलेगा T1 sin 53। क्लियर बात पूरी? अब यहाँ देखो, इसकी नहीं आओ, यहाँ कितना मिलेगा मुझे? T2 cos 37 और ऊपर क्या मिलेगा मुझे? T2 sin 37। क्लियर बात? अब ये किस कंडीशन में है? जितना हम पढ़ किस पर हैं, हम अपने फर्स्ट लॉ में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट लॉ के मुताबिक एफ नेट जीरो होता है, मीन्स बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है, रेस्ट पे होती है। मतलब इधर से लगने वाला फोर्स, 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 सबके सब आपस में इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर है, यानी कि mg इज इक्वल टू T1 sin 53 प्लस T2 sin 37 आपस में इक्वल हो गए। अब m कितना है मेरे पास? 10 और g कितना है मेरे पास? 10, तो कितना हो गया मेरे पास? 100। T1 मुझे निकालना है और sin 53, यदि से अब मैं क्या पकड़ लूँ? ट्राइंगल को देखूँ, अगर यहाँ 53 होगा, अगर यहाँ मेरे पास 53 है तो ये होगा 4, ये होगा मेरा 3, ये होगा मेरे पास 5, तो 4/5 मिल जाएगा और sin 37 3/5 मिल जाएगा। क्लियर? अब इस 5 को निकाल कर यहाँ फेंकूँ तो ये मिल जाएगा मुझे 500 इज इक्वल्स टू 4T1 प्लस 3T2 के इक्वल। ये क्या स्टूडेंट क्या मिल गई मुझे? अपनी पहली इक्वेशन मिल गई, जो किसकी बेस पे? T1 और T2 के रिजल्ट की बेस पे। ठीक है, अब दूसरे पे एक क्वेश्चन मिली है, अब मुझे क्या फाइंड करना है कि T1 T2 की वैल्यू कितनी होने वाली है। अब देखो, जो अभी हमने फोर्स देखी, नीचे लगने वाली फोर्स ऊपर लगने वाली फोर्स को बराबर करा। अब देखो, साइड से इधर लग रही फोर्स और साइड से इधर लग रही फोर्स, अब हम इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपने उतार लिया होगा ये वाला। चलो अब आते हैं किस पे? नेक्स्ट पॉइंट पे, कि T1 cos 53 इक्वल है T2 cos 37। तो T1 cos 53 का देता है, बनाओ ट्रायंगल को, जहाँ से देखो 53 का देगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 इज इक्वल्स टू T2 4/5 के इक्वल। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास कि 3T1 इज इक्वल्स टू 4T2 और T1 कितना मिल जाएगा? T1 कितना मिल जाएगा? T1 इज इक्वल्स टू 4, साफ जाओगे, साफ करता हूँ इसको, मैं करता हूँ यहाँ से। देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या मिला मुझे? अपना 3T1 इज इक्वल्स टू 4T2 मिला। क्लियर? T1 इज इक्वल्स टू 4T2 बाय ये 3 मिल गया। तो क्या मिल गया मुझे? यहाँ से T1 की वैल्यू मुझे सिंपली मिल गई। अब इस T1 की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे T1 की जगह पुट करूँगा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसको मैं यहाँ से ये T1 ये मुझे ये मिल गया। मैं इस डायग्राम को बता रहा हूँ, आप इस कॉपी पेस्ट को बना लीजिएगा। अब देखो ज़रा, ये है मेरे पास 500 इज इक्वल्स टू, अब क्या है? 4T1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 और T1 कितना है मेरे पास? T1 है मेरे पास 4T2 बाय 3, तो 4T2 बाय 3 ये आया मेरे पास, प्लस 3T2 ये आया मेरे पास। ये कितना मिल जाएगा मुझे? 16T2 बाय 3 प्लस 3T2। एलसीएम लिया मैंने, 16T2 प्लस 9T2 बाय 3 इक्वल्स टू 500। इसको भी अगर मैं तरफ फेंका 3 5 15, इसको भी यहाँ से मैंने ये हटा दिया। ठीक है, 1500 इज इक्वल्स टू, अभी कितना हो जाएगा इसके मेरे पास? 420 यानी 25 T2 के इक्वल। तो यानी कि 15, इसको सिंपल काटो, 5 से काटो, 5 5 25 और 5 3 यानी कि 300 और अपॉन नीचे 5 लगा दूंगा, यानी कि T2 मिल जाएगा। तो 3 1 3 3 6 तो T2 कितना मिल गया आपको? 60 न्यूटन। ठीक है,
तो अभी निकला क्या है, सिर्फ और सिर्फ T2 निकला है, और निकालना क्या है मुझे अभी T1 और निकालना है। तो सिंपल सी जो मेरे पास इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये वाली, इसमें T2 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो T1 इज टू 4 मल्टीप्लाई 60/3, तो T1 इज टू, इससे कटा कितना आएगा मेरे पास 20, और कितना मिल जाएगा मुझे 80 न्यूटन। तो T1 कितना मिल गया मुझे 80 न्यूटन, और T2 कितना मिल गया मुझे 60 न्यूटन। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, मेन क्या था कि कंपोनेंट्स को ईजिली वे में काटो और आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। हटाओ उसको भी, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब जल्दी करो उसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड एन एंड टी, मतलब आपको नॉर्मल और क्या निकालना है, टेंशन फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखो, इसमें सिंपल सी ये फिगर बन रही है, टेंशन देखो, फिर बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन देखे फौरन क्या पकड़ो, जितनी इस पे फोर्स लगने वाली हैं, जितनी इस पे फोर्स लगने वाली हैं, सारी फोर्स को एक तरफ निकाल के दिखा दो। तो भैया ये रखा तुम्हारे पास क्या, एम रखा, यहाँ पे रखा है, नीचे कौन लगेगा इसका, यहाँ पे एम जी, ऊपर क्या लगेगा इसका, सिंपली नॉर्मल, और कुछ है, और कुछ नहीं है। हाँ देखो यहाँ पे क्या बंधा हुआ है, ऐसे करके है, यानी कि यहाँ पे क्या लगा होगा इसका, टेंशन, धागे से ये बंधा हुआ है इस तरह। और पूरा एन और टी की वैल्यू कितनी होने वाली है, नॉर्मल कितना होगा, टेंशन कितनी होगी। तो सिंपल अभी मैंने क्या बताया कि ये एंगल मेरे पास कितना दे रखा है, थीटा। तो आप क्या समझ गए, एम जी का कुछ यहाँ पे काम ही नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या मिलने वाला है मेरे पास, एम जी क्या, हाँ कॉस थीटा, और ये क्या मिलने वाला है मेरे पास क्या, एम जी साइन थीटा। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आती है अभी, और यहाँ मेरे पास एम जी का कोई काम नहीं है। अब निकालना क्या है, नॉर्मल बताओ, टेंशन बताओ। तो साफ साफ दिख गया कि टेंशन किसके बराबर आ गया, टेंशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और स्टूडेंट्स नॉर्मल किसके बराबर आ गया, एम जी कॉस थीटा के इक्वल आ गया। क्लियर बस, ठीक है। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड थीटा। अब जो एंगल बनना है थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसको भी देखो जरा, यहाँ इसको मैंने दोबारा से बनाया ऐसे, कितना है ये 3 kg, और ये है मेरे पास 5 kg, और ये थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब पहले तो ये समझ लो, एक 5 kg का, एक 3 kg का है। तो अगर मेरे पास इसमें मोशन हो रहा है, मैंने माना कि मोशन जो है वो ये फ्रिक्शनलेस पुली है, मोशन इसको ये नीचे खींचते हुए ले जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये भी देखो, ये चीज़ समझना ज़रा, आपके माइंड में क्या रहा होगा कि यहाँ पे 5 kg है, 3 kg है। देखो 3 kg डायरेक्ट काम कर रहा है कहाँ पे, वर्टिकली, लेकिन ये काम कहाँ पे कर रहा है, कुछ इसका फंक्शन हॉरिजॉन्टल में है और कुछ इसका लेवल वर्टिकल में है, इसलिए 3 kg वाला इसको आराम से नीचे खींच लेगा। तो मेन डायरेक्शन जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है आपका, इधर की तरफ हो रहा है, यानी कि जो 5 kg डायरेक्शन है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब दोनों ही सरफेस देखो, अभी आपके क्वेश्चन में जितनी भी सरफेस मिलती हैं या जितना भी पुली मिलती है, ये पुली है ना, ये पुली मिलती है, सारी की सारी कैसी होती हैं, फ्रिक्शनलेस और मासलेस होती हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने थीटा फाइंड करने के लिए। तो पहले मैंने देखा क्या निकालो, पहले सारी फोर्स निकाल दो। तो इस पर क्या लगेगा, नीचे लगेगा एम जी, और ऊपर क्या लगेगा इसका टेंशन टी, क्योंकि यहाँ बैठ के गोली चलाओगे टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ। अब 5 पे आ जाओ इसका। अब देखो समझना बात कुछ जरा, ये एंगल अगर थीटा है स्टूडेंट्स, तो नीचे क्या लगा होगा उसका एम जी। क्या इस एम जी से मुझे कुछ काम है, कुछ काम नहीं है, काम किससे पड़ता है मुझे, एम जी कॉस। तो उसको सिंपली पहले यहाँ से हटाऊँ पहले तो काम किससे पड़ता है स्टूडेंट, हमें एम जी कॉस थीटा से। और इधर क्या काम पड़ रहा होगा इसका, इधर लग रहा होगा उसका, इस पर क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब सरफेस पे ये रखा हुआ है, ये सरफेस पे नहीं है, सरफेस पे ये रखा हुआ है, यानी कि ऊपर क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर एक और लग रही हो क्या, नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, ठीक है। अब थीटा फाइंड करना है तो सिंपल देखो, नॉर्मल किसके बराबर आएगा, और नॉर्मल या किसी टेंशन को निकाल लो, आराम से हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब मैं यहाँ से पूछूँ कि यहाँ पे टेंशन कहाँ होगा, टेंशन होगा हमारा ऊपर की तरफ होने वाला है, ठीक है। तो अब टेंशन निकालूं या फिर अपना ही नॉर्मल निकालता हूँ। नॉर्मल कितना मिलेगा मुझे, नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो एन इज इक्वल टू
एम की वैल्यू गिवन है मुझे, किस पे बात कर रहे हैं अभी हम सिंपली। चलो पहले सिंपली इसका बनाते हैं एफ बी डी कैसे बनेगा। पहले एफ बी डी बनाते हैं किसका, एफ बी डी फॉर 5 kg मास, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसा रखा हूँ तो उस पर ऊपर देखो, ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स, तो ये दोनों कैसी होगी, बराबर। लेकिन नॉर्मल कितना मिल गया मुझे, एम जी कॉस थीटा मिल गया, और टेंशन कितनी मिल गई मुझे, एम जी साइन थीटा मिल गया। सही है। तो देखो इस पे एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, यानी कि ये इसके बराबर आ गया। ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग, यानी कि ये इसके बराबर आ गया। ठीक है। अब निकालना क्या है स्टूडेंट, मुझे थीटा निकालना है और टेंशन वगैरह मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा ये किसके लिए है, 5 kg के लिए। अब मैंने बनाया एफ बी डी फॉर 3 kg के लिए। अब 3 kg पे से जो टेंशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, एम जी के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं। अब एम कितना है मेरे पास, यहाँ पे 3 है, और जी कितना है मेरे पास 10 है, तो टेंशन कितना मिल गया मुझे, 30 मिल गया। जब टेंशन में 30 मिल गया तो मैंने यहाँ पे पुट कर क्या, टेंशन। तो इसकी टेंशन के अलग अलग होगी, बराबर चेंज होगी स्टूडेंट। टेंशन यहाँ पे सेम होगी क्योंकि बीच में कोई मास नहीं आया, और जब तक बीच में कोई मास नहीं आता पूरी स्ट्रिंग की टेंशन कैसी रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। अब देखो जरा, टेंशन निकाली कितनी आई मेरे पास, 30, उसको मैंने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पे। तो 30 = एम जी। एम देखो ये किसके लिए है, ये हमारे पास 5 kg के लिए है। तो एम कितना मेरे पास 5, जी कितना मेरे पास 10, और क्या मिल जाएगा मुझे, साइन 30। ये देखो 0 से 0 कटा, यानी कि 3/5 = साइन 30। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे निकल कर आ गई कि अगर मैं इसका एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैंने क्या बनाया, अपना ट्रायंगल बनाया, और ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा। अब साइन होता क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन एच, यानी कि P/H। और ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जहाँ 3 आता है, यहाँ 5 आता है, यहाँ पे 4 आता है। तो वो जब आता है जब एंगल की वैल्यू कितनी हो मेरे पास, 37 डिग्री हो। ठीक है, मैं ना इजी है ना, बस सिंपल सा हमें इसका लॉजिक समझना है। और जो एफबीडी क्वेश्चन में मुझे बनाना है, एफबीडी को पकड़ के और सिंपली अपनी टेंशन निकाल के वहाँ टेंशन पुट करके अपना एंगल थीटा को निकाल देना है। तो इन क्वेश्चन से चाहे वो हमसे नॉर्मल पूछे, चाहे वो हमसे टेंशन पूछे, चाहे वो हमसे एंगल इंक्लाइंड एंगल पूछे, कुछ भी पूछे, बस सारा काम किसका करना होता है, पहले सारी उस फिगर पे सारी फोर्स को दिखा दो, और अगर कोई टेली फोर्स है उसको सीधा करके उसको एक्स में वाई में कंपोनेंट को ब्रेक कर दो, फिर आपस में एक इधर लगने वाली फोर्स को इसके बराबर रख दो, ऊपर लगने वाली को नीचे के बराबर रख दो, सारा काम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। कब तक, जब तक मेरे पास एफ नेट 0 है और बॉडी किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ पूरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन देखो जरा, देखो क्वेश्चन ये मेरा करने का वेट मत करा करो, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करा करो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक ट्राई करा करो, जब तक क्वेश्चन ना आ जाए 20 मिनट तक देखा करो, उसके बाद वीडियो को चालू करा करो। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन छापने से कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझो और खुद ट्राई करो, फिर इस वीडियो को ओपन करो। तो ये फ़ायदा है किसका, वीडियो से और ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने का, कि ऑफलाइन में डायरेक्ट करना ही पड़ता है, और ऑनलाइन में आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर सकते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स मे बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा सेट है जो इक्विलिब्रियम को शो करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इनकी फोर्स को अगर हम ऐड करें, यानी कि F1 + F2 + F3 को हम ऐड करें, कितने मिलना चाहिए, क्योंकि बॉडी किसमें बोल दी है इसने, इक्विलिब्रियम में। इन तीनों को हम ऐड करके हमें कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो क्या इसमें मिलेगा, क्या इसमें मिलेगा, क्या इसमें मिलेगा, क्या किस में मिलेगा, उस पर हमें टिक लगाना है। तो अब मेरी एक बात समझो अच्छे तरीके से। अब एफ नेट 0 निकालने के लिए तो मुझे क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब मेरे पास क्या पूछा, कॉन्ग्रेंट फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखूं और अगर 3 वेक्टर्स क्लोज लूप बनाते हैं या 4 वेक्टर क्लोज लूप बनाते हैं या मोर देन 4 वेक्टर क्लोज लूप बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेट वर्क होने वाला है वो 0 होने वाला है। यहाँ मेरे पास कितनी फोर्स हैं, 3 फोर्स हैं। F1 मान लो इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है और F3 इस डायरेक्शन में है। तो F1, F2 और ये F3, अगर ये तीनों चीज़ें कंडीशन को फुलफिल करती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट वर्क डन 0 होगा। अब एक चीज़ हम समझते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी 2 साइड को अगर हम
प्लस करें, इसका सम जो मिलना चाहिए मुझे वो बड़ा मिलना चाहिए, किससे? थर्ड वाली साइड से। यहाँ देखो जरा इसको, मैंने एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाया और नाम दिया उसको मैंने ए बी सी। मैंने बोला ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा किससे? ए सी से। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, किसी भी दो साइड को हम प्लस करें, उसका सम जो आना चाहिए तीसरी वाली से बड़ा होना चाहिए। अब कोई सी भी दो साइड पकड़ लो, अब मैंने अभी ए बी प्लस बी सी करा, बड़ा होगा ए सी से। अब चाहे ए सी प्लस सी भी कर दो, बड़ा होगा ए बी से। कोई भी दो साइड पकड़ के ये चेक कर लो। तो पहले तो हमने देखो, पहले हमने क्या बनाया कि जब अगर हमारे पास एफ नेट जीरो है तो यानी कि जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अब क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स कैसा लूप बना रहे होंगे? क्लोज लूप बना रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर नेट वर्क या नेट फोर्स इस पर कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब तीन वेक्टर थे तो इससे क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल बन गया तो हमने सोचा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्यों ना लगा दें, हमने क्या लगाया? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। तो अब इस प्रॉपर्टी काम करते हैं। तो पहले देखो एफ कितना है? 3 5, देखो 3 5 3 5 3 5 सबके अंदर है, यानी कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे? 8 मिलने वाला है। अब ये चेक कर लो 8 जो है किस फिगर के अंदर बड़ा है। और यहाँ पे देखो पहले अगर 9 पुट करूँगा, क्या ये बात सही है? क्या ये बात गलत हो जाएगी? तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास पहली क्वांटिटी सेम नहीं होने वाली। तो ये तो हो गया गलत, पहला वाला हो गया आपका रॉन्ग हो गया। अब क्या पुट करना है मुझे? यहाँ पे 1 पुट करना है। क्या 1? हाँ, ये मेरे पास बी वाला मेरे पास राइट हो जाएगा, देखो क्योंकि 8 जो है 1 से बड़ा है। तो अब देखो जरा समझना, ये राइट हो गया ना। अब पहले देखो इसको, देखो पहले ये कितना मिलेगा? 15। क्या ये बात सही है? ये भी बात गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं किस पे? डी वाले पे। अब यहाँ पे क्या है? 6 है। क्या ये बात सही है? तो ये भी बात सही है, मतलब मेरे पास दो ऑप्शन सही आ गए। अभी तो मैंने सिर्फ क्या चेक करा? F1 प्लस F2 F3 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं अब ये बोल दूं कि F1 प्लस F3 बड़ा होना चाहिए किससे? F2 से, तो F1 और F3 कितना है? इन दोनों चेक करना, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। 3 है और ये मेरे पास 1 है, तो यानी कि 4 बड़ा होगा किससे? F2 से। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टिक लगाया था ये भी गलत हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं ये वाला। अब इसका देखो F1 और F3 कितना है मेरे पास? 7 आ जाएगा कि 7 बड़ा है किससे? F5 से। हाँ, बड़ा है किससे? F5 से। उसकी लास्ट कंडीशन वो भी चेक कर लो, क्या होगा? F2 प्लस F3 बड़ा होना चाहिए किससे? F1 से। तो F2 कितना है? ये, और F3, ये F3 कितना है मेरे पास? 6, तो ये कितना? 11 बड़ा है F1 से। हाँ, ये भी भैया, यानी कौन सा डी आंसर सही आ गया मेरे पास? डी आंसर सॉल्व हो गया। तो फिजिक्स में ये नहीं कि कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आ जाए। अब देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो कितने कॉन्सेप्ट लगाए इसमें। पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एफ नेट जीरो होना चाहिए। अब फिर क्या चेक करा कि एफ नेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि क्लोज लूप अगर बना तो वो जीरो हो जाएगा। और क्लोज लूप कैसा बना? एक ट्राइंगल बना। तो किस पे आ गया? मैथ पे आ गए। तो ट्राइंगल में मैथ वाली प्रॉपर्टी लगाई कि मैथ की प्रॉपर्टी ये होती है, तो उसकी वजह से हमने सॉल्व करा है। तो क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं ये चीज़ देखिए इसके अंदर आप। ठीक है, ये भी आसान था, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने आप। तो मेन है अपना बेसिक क्लियर रखो, बस थोड़ा अपने सारी हर चीज़ का बेसिक क्लियर रखो, तो सारे क्वेश्चन अपने इजी वे में आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। इस क्वेश्चन को कराने के लिए थोड़ा समझना, थोड़ा उस पर अगर लाइट पड़ रहा हो तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ। ए यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ वेट W एंड रेडियस 3 मीटर इज बीइंग हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस बॉल एज शोन इन द फिगर। इसकी फिगर देखो कैसी है, मतलब एक ये आपका एक यूनिफॉर्म स्फेयर है जो मैंने ऐसे बनाया यूनिफॉर्म स्फेयर, और ये इससे बिल्कुल टच करता हुआ ये आ रहा है। और ये यूनिफॉर्म स्फेयर है वो इससे सीधी हो जा, ये ऐसा ही है, सीधी है ना। दोबारा देखो जरा, सीधी आ गई। हाँ, देखो स्टूडेंट, ये एक स्फेयर है और जिसका रेडियस कितना दे रखा है मेरे पास? 3 मीटर। और ये एक स्ट्रिंग ऐसी है, इससे बंधा हुआ है, और इसकी कितनी है मेरे पास? 2 मीटर की। ठीक है, मतलब ये है यहाँ से कि मैंने एक बॉल है, बॉल को यहाँ से मैंने बांध दिया है रस्सी से, तो बॉल यहाँ पे बंधी हुई है ऐसे, देखिए फिगर में बॉल जो है थोड़ा ऊपर से बांध दूँ तो दिख जाए, ये ऐसे यहाँ बंधी हुई है ऐसे करके, और ये 2 मीटर दे रखा है मेरे पास। सही है। और पूछ क्या रहे हैं हमसे, ये बताओ कि इस पे अब बॉल बंधी हुई है, तो बॉल जब बॉल बंधी है और जब बॉल रस्सी से बंध रही है तो बॉल का कुछ मास होगा, जब बॉल पे मास होगा तो बॉल इस रस्सी पे कुछ फोर्स लगा रही होगी, तो और रस्सी पे फोर्स जो होती है वो टेंशन होती है, तो टेंशन कितना होगा? फाइंड टेंशन T पूछ रहा है।
अगर ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ उसको। लेंथ 2 मीटर की है और ये अटैच किससे है, फ्रिक्शनलेस वॉल। अब जो ये वॉल दे रखी है, ये दीवार दे रखी है ये वाली, ये कैसी है स्टूडेंट, फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन वाली फोर्स काम नहीं करने वाली। तो अब ये रहा हुआ है मेरे पास और टेंशन फाइंड करनी है। तो अब देखो सारी फोर्स देखो पहले सिंपल सा, और क्या बोला है वेट, यानी कि इसका कुछ ना कुछ जो वेट जो हो वो कहाँ लग रहा है, यानी mg जो है अब वो w लेके चल रहे हैं क्योंकि इसने बोल रखा है वेट क्या है इसका w है। अब देखो वेट नीचे लग रहा है, अब लेकिन टेंशन जो है ये कैसी दिख गई मुझे, टेढ़ी दिख रही है। तो क्या था, मतलब अब सारी फोर्स दिखा दी, वेट दिखा दिया, टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी क्योंकि यहाँ निकालना, यहाँ बैठ के गोली चलाएंगे ऊपर जाएगी। तो अगर मैं अब क्या बात रही, बात ही समझ में नहीं आई, अगर ये सीधी रस्सी होती तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स बैलेंस करके ख़त्म कहानी कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सीधा कंपोनेंट पकड़ना पड़ेगा, लेकिन सीधे के नहीं मुझे इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स कहाँ से ब्रेक करूँ, इसको देखो। मैंने कहा कि ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्किल। कितनी है मेरे पास, 3 है, और ये कितना है मेरे पास, ये कितना है मेरे पास, 2 है। तो अगर सिंपली इसको मैं देखूँ तो यहाँ से लेके अगर मैं सिंपली इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ इस तरीके से, ये आया, तो 2 की देखो, 2 की तो ये स्ट्रिंग है और 3 का ये रेडियस है, यानी कि टोटल लेंथ जो मिल गई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मिल गई, 5। और स्ट्रेंथ ये क्या कहलाएगी, ये भी इसकी क्या कहलाएगी, रेडियस होगी, ये होगी 3। तो ट्रायंगल को मैंने पकड़ के बाहर निकाल दिया। ये कितना है 5 और ये कितना है इसका बेस 3, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो ये कितना होने वाला है 4। तो ये टाइम किसका बन गया मेरे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 53 का बन गया। क्लियर ना। याद रखो कि जब 2 ट्रायंगल बनाने हैं मुझे, ये अगर यहाँ पे 37 का है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अगर यहाँ मेरे पास 4 का है, ये 3 का है, ये 4 का 3 का है, यहाँ मेरे पास 53 आएगा। ये 5 यहाँ पे फिक्स रहता है। तो ट्रायंगल ये वाला बनाना, तो एंगल कितना मिल गया मुझे, 53 का। अब ये एंगल मुझे मिला, टेंशन कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा मिल गया। अब ये कंपोनेंट कौन सा मिलेगा मुझे, ये ऐसे करके टी कॉस थीटा, और ऊपर क्या मिलने वाला है मुझे, टी साइन थीटा। क्लियर बात। अब यानी कि वेट को बैलेंस करने वाला कौन आ गया मेरे पास, टी साइन थीटा। तो सिंपल W इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा मुझे मिला। मुझे निकालना क्या है, टेंशन निकालनी है, तो W इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेंशन। थीटा कितना है मेरे पास, थीटा है मेरे पास W वेट अपॉन साइन 53 इज इक्वल्स टू टेंशन, और वेट अपॉन साइन 53 क्या देगा मुझे, परपेंडिकुलर, यानी 4/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा। तो टेंशन क्या मिल गई स्टूडेंट्स, टेंशन इज इक्वल्स टू 5 वेट अपॉन 4 के इक्वल। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ था इसमें, बस क्या था, टेंशन को ब्रेक कैसे करें और ट्राइंगल को कैसे पहचानें और उससे हम एंगल को फाइंड कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे, फिगर शो अ मैन ऑफ 20, इसकी फिगर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बुक से। मोटी बुक है, तो ये एक फिगर बन रही है जो मैं बना रहा हूँ उसको। तो पहले क्वेश्चन पढ़ाओ, क्वेश्चन क्या है। ये फिगर है, फिगर शो अ मैन 50 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेट मशीन। मतलब एक लिफ्ट समझ लो, कोई मशीन है इस तरीके से, ये लिफ्ट बनी है ऐसे, और इस पे एक वेटिंग मशीन को मैंने यहाँ पे रखा है, और जो इस पे एक आदमी खड़ा हुआ है इस तरीके से, और ये आपकी मशीन पूरा डब्बा बंद हो गया। और स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेट मशीन कैप्ड इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। मतलब जो मशीन रखी है वाली लाइट वेट की, एक बॉक्स के अंदर, जो पूरा बॉक्स है वाला, इसका मास कितना है 30 kg। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम द पुली। जो बॉक्स है ये पूरा का पूरा, यहाँ पे एक पुली है मेरे पास, उस पुली से लटका हुआ है। ये बनाई मैंने पुली, और ये इस सब मिला दिया, और ये ऐसे ही है पुली। फिक्स टू द एंड सीलिंग, सीलिंग से फिक्स है, एंड थ्रू अ रोप अदर एंड विच इज हेड बाय द मैन। और जो दूसरा है इसका सुरा, इसका वो आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ है। एंड ऑफ द एंड हेल्ड हिमसेल्फ इफ द मैन मैनेज टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट द वेट शोन द मशीन इज। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है
कि अब देखो मैं ऐसे मशीन में खड़ा हो गया और नीचे वेटिंग मशीन है और रस्सी को मैं ऐसे पकड़ा हुआ हूँ, मतलब ये आदमी रस्सी को ऐसे पकड़ा हुआ है, जब ये रस्सी को पकड़ा रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ जो पुली है, पुली अगर ये रस्सी को छोड़ेगा ये ऊपर जाएगी तो पुली नीचे आएगी। ये करनाई से इसको ऐसे पकड़ा हुआ है ताकि ये किस में रहे, रेस्ट में रहे। जब बॉडी रेस्ट में रहती है मतलब इक्विलिब्रियम में रहती है, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, मतलब 0 हो गया। जब नेट फोर्स 0, कौन से लॉ पर काम कर रहे हैं हम, फर्स्ट लॉ पर ही काम कर रहे हैं अभी भी। अब क्या बोल रखा है, मैन का जो वेट है हमारा, ये जो आदमी खड़ा हुआ है भाई साहब, ये हमारे भाई साहब जो हैं ये 50 किलो के हैं, भारी खबर का आदमी नहीं है ज़्यादा, 50 किलो के आदमी हैं और 30 किलो का ये पूरा डब्बा है जो बंद, जिसमें ये बंद है। क्लियर। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस क्या काम करो, FBD बनाओ अलग अलग करके, FBD बनाओ किसका, भाई साहब का। तो जब FBD बनाएंगे भाई साहब का, भाई साहब को मैंने बाहर निकाला, ये आया मेरे भाई साहब। अब देखो नीचे क्या लग रहा है, इसके नीचे क्या लगा है भाई साहब के, mg लगा, फिर सरफेस। अब भाई साहब सरफेस पे खड़े हुए हैं तो मतलब क्या हुआ, सरफेस क्या लगा रही है ऊपर की तरफ, इस पे ये चांद पे क्या लगा रही है, नॉर्मल, और नीचे क्या लगा रहा है मेरे पास, mg। अब और कौन सी फोर्स लग रही है, देखो सोच कर बताओ। ये भाई साहब क्या पकड़े हुए हैं, स्ट्रिंग को पकड़े हुए हैं, यानी कि ऊपर क्या लग रही होगी, ऊपर ऐसे पकड़े हुए हैं तो ऊपर क्या लग रही होगी, रोप की वजह से ऊपर लग रही होगी इनकी चांद पे, एक हाथ की वजह से ऊपर क्या लग रही है इन पे, एक टेंशन का फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो सिंपल क्या बोलूँगा मैं, नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू mg के बराबर, ऊपर लगने वाली फोर्स बराबर होगी नीचे लगने वाली फोर्स के, जब बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। चलो ये किसका बना, इनका बना। अब बात है किसके पास, डिब्बे के पास। अब देखो डिब्बा अगर मैं पूरा पैक करूं, सिर्फ डिब्बा, क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ डिब्बा, FBD ऑफ डब्बा। अब डब्बे का मास कितना है, तो ये मैंने डब्बा पकड़ा, डब्बे का मास कहाँ लगेगा, नीचे कितना लगेगा हमारे पास 30, या सिंपल बोलूँ mg, नीचे लगा डब्बे का मास। और देखो, और डब्बे को, और देखो ए से आदमी अगर, सुनना, आदमी अगर ऐसे, ये डब्बे की सरफेस है नीचे वाली, ये वाली सरफेस ऐसे, अब आदमी इस पे खड़ा होके, ये आदमी इस पे जो ऐसे खड़ा हो गया तो ये सरफेस इस आदमी पे ऊपर की तरफ क्या लगा रही है, नॉर्मल लगा रही है। और थर्ड लॉ हमसे क्या बोलता है, जब कोई फोर्स ऊपर लगता है तो ये फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, इस पे नीचे की तरफ लगा रहा होगा। मतलब जितना नॉर्मल सरफेस ऊपर प्रोवाइड करवा रहा है तो ये आदमी उतना ही सरफेस नीचे लगा रहा होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो कि अगर मुझे मूवमेंट करना है आगे की तरफ, तो जब हम आगे मूवमेंट करते हैं तो नीचे वाली मिट्टी को हम पीछे फेंकते हैं, जितनी फोर्स हम आगे बढ़ रहे हैं उतने ही फोर्स मिट्टी को पीछे फेंक रहे होते हैं। यही वजह है जब ये हमारे पास आदमी या खड़ा होकर इस, जब जैसे इसकी सरफेस पे आया होगा आदमी, इस पर ये फोर्स लगा रहा होगा, तो यानी ये सरफेस इस पे क्या ऊपर लगा रही नॉर्मल, तो जितना नॉर्मली ऊपर लगा रहा होगा उतना ही नीचे भी तो लग रहा होगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स वो लगाएगा। मतलब इस पे जो मैंने डब्बा बनाया, डब्बे पे नीचे एक फोर्स वाला कौन सा लग रहा है मेरे पास, नॉर्मल, जो सरफेस आदमी पे लगा रही थी वही आदमी इस सरफेस पे लगाएगा नॉर्मल। और कोई सा फोर्स है, क्यों है ना, डब्बे को कौन पकड़ा हुआ है, ये टेंशन भी तो पकड़ी हुई है ऊपर की तरफ, यानी कि टेंशन कितनी हो गई यहाँ पे, टी की बन गई। यहाँ पर टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस n के इक्वल। जैसे दो इक्वेशन मुझे मिलकर आ गई, एक आदमी की और एक डब्बे की। अब मेन चीज़ है, ये पूछ कर रहा है हमसे, ये पूछ रहा था कि वेट शो बाय द मशीन इज, कि मशीन का जो वेट क्या शो होगा। तो देखो जब भी हमसे पूछे कि हमारा एक्चुअल जो वेट होता है, जो मशीन जो नापती है एक्चुअली हमारा वेट जो एक्चुअल में mg नहीं नापती, वो mg तो हम उस पर अर्थ पर धक्का लगा रहे हैं, लेकिन जो हमें देता क्या है, वो हमें देता है अपना नॉर्मल देता है। मतलब जो कांटे में हमें दिखाई देता है कि 50 kg 40 kg, वो हमें नॉर्मल होता है एक्चुअल में। जो हमारा वेट है वो हम किसको डिफाइन करते हैं, नॉर्मल के टर्म्स में। तो सिंपल क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकालने के लिए मैंने क्या करा, इसकी वैल्यूज को पहले सॉल्व करता हूँ कि ये किसके लिए है, भाई साहब के लिए है। तो उसका पहले सॉल्व करते हैं, क्या कि n प्लस टी इज इक्वल्स टू mg, n मुझे निकालना है, प्लस टी आ गया। अब n कितना है भाई साहब का 50 इंटू जी यानी कि 500, पहली इक्वेशन तो ये मिल गई। अब दूसरी किस पे है, डब्बे के पास आए, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास t प्लस mg, तो t इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर लेता हूँ, t इज इक्वल्स टू m कितना है 30 और 10 300 प्लस नॉर्मल। ठीक है, अब मैंने इस नॉर्मल को उठा के अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो t माइनस 30 इज इक्वल्स टू नॉर्मल। ठीक है, चलो
अब देखो यहाँ से क्या करूँ, इसको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो सिंपल मैं क्या निकाल सकता हूँ अपना, इसको ऐड करिए, इसको और इसको, तो t, देखो 2 है, ये मेरे पास फर्स्ट है, तो राइट हैंड साइड यानी कि n, इसको राउंड ऑफ, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, इसको ऐसे ही रहने दो, अब करो उसको ऐड, तो आप करो, देखो यहाँ पे क्या है n प्लस टी, यहाँ पे क्या है t, तो ये हो जाएगा 2t प्लस n इक्वल्स टू, यहाँ है 300, वहाँ है 500, यानी कि 800 प्लस n के इक्वल आ गया मेरे पास। अगर मैं इसको इधर फेंक दूँ तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2t इक्वल्स टू 800 और t इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मुझे, 400 मिल जाएगा। टेंशन नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है, वेट कितना होगा, यानी कि नॉर्मल पूछ रहा है। तो नॉर्मल निकालने के लिए सिंपल क्या करूँ मैं, ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे t की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो नॉर्मल प्लस टेंशन कितनी है 400 इक्वल्स टू 500, और स्टूडेंट नॉर्मल कितनी मिल जाएगी मुझे अपनी 100 न्यूटन का फोर्स में। ये जो 100 न्यूटन का वो मशीन जो हो उसको वो वेट दिखाएगी। क्लियर, कुछ नहीं है, बस इसको समझ लो, FBD बनाना सीख लो और क्वेश्चन में 2 मिनट में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पुली एज शोन इन द फिगर, एक मिनट, चलो, ए पुली एंड स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, इसकी फिगर देखनी पड़ेगी पहले। फिगर और एंड स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास ऑफ द सिस्टम टू रिमेन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये देखो, ये एक सी फिगर देखो ज़रा कि फिगर कैसे बन रही है। ये सरफेस है, ये आपका एक मास है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये पुली, ये ऐसे पुली, और ये ऐसे इस तरीके से ये आया, इस तरीके से ये आया। चलो भैया देखो उसको ज़रा, ये पूछ रहा है कि ए पुली एंड स्ट्रिंग, एक पुली है, ये रही पुली और स्ट्रिंग, एज शो इन द फिगर और स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास, मतलब ये जो मेरे पास पुली है और जो पुली की जो स्ट्रिंग बन रही है, ये स्ट्रिंग जो बन रही है वाली, ये और ये जो जितनी भी स्ट्रिंग जा रही है मेरे पास सबके सब कैसी हैं, नेग्लिजिबल मास की हैं। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में है तो F नेट 0 हो गया, मतलब किस पे काम कर रहे हैं अभी हम, अपने फर्स्ट लॉ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। द एंगल थीटा शुड बी, ये जो एंगल बनना है थीटा, ये कितना होने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जितना हमें टफ दिख रहा है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो बस देखो क्या करो, जब इसके ऊपर मैं बात करूंगा तो नीचे क्या लग रहा होगा, सिंपली mg कर रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा है, इस पर टेंशन लग रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ सिंपली, ये मास m है तो नीचे क्या लग रहा है mg, और यहाँ पे क्या लग रहा है मेरे पास टेंशन। बस मुझे ये बता दो इस वायर में और इस वायर में टेंशन कितना होने वाला है। तो आपने देखा इस यहाँ चलो चले 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 यहाँ तक कितना टेंशन मिला, इस यहाँ से लेके पूरे वायर के अंदर टेंशन टी रहा। जब यहाँ से चले यहाँ तक टेंशन टी रहा, बीच में कोई मास नहीं आया, मतलब इधर से भी टेंशन टी आया, इधर से भी टेंशन टी आया, और बीच में कोई मास ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जो टेंशन मिलने वाला है इस डायरेक्शन में ये टी मिलेगा और इस डायरेक्शन में ये टी मिलेगा। सही है। अच्छा, अब मुझे क्या फाइंड करना है इसका, अब टेंशन की क्या करूं, अब जो ये एक ऐसा आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है और ये मेरे पास सिंपल है, मेरे पास क्या बनना है, ये ऐसे अंडर रूट ऐसे। अब क्या करो सिंपल इसकी स्टूडेंट, अब यहाँ बैठ जब देखोगे, अब ये एंगल थीटा बनना है तो ये एंगल भी क्या हो, थीटा ही होगा। तो पहले इसको फाइंड करो, इसको जब टेंशन ऐसे आ रहा है इसके दोनों कंपोनेंट्स को ब्रेक करो। जब इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करोगे, एक कंपोनेंट कहाँ मिलने वाला है मुझे, किस डायरेक्शन में, अब रुको तो समझो जरा, जब ये बॉडी यहाँ पे रखी है इसका टेंशन कहाँ होगा, मेरे पास ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इसका टेंशन कैसे मूव कर रहा होगा, इस ऐसे करके, और इसका टेंशन कैसे मूव कर रहा होगा, वो आपका ऐसे करके। क्लियर। अगर मैं इस टेंशन के कंपोनेंट्स को ब्रेक करूँ, देखो बात समझना, देखो मैंने अब टेंशन डायरेक्शन चेंज क्यों कर दिया,
टेंशन का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हम किस ऑब्जर्वर की बेस पे देख रहे हैं। जब टेंशन यहाँ से देखूंगा ऊपर की तरफ, यहाँ से देखूंगा ऊपर की तरफ, लेकिन जब यहाँ से देखूंगा तो वो भी तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। मतलब इस वायर, अगर ये मास ना होता टेंशन का डायरेक्शन पूरी स्ट्रिंग में ऐसा ही रहता है, लेकिन जब यहाँ बैठ कर हम देख रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में टेंशन दोनों इधर निकलने वाली हैं। अब इस टेंशन का अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूँ, एक इधर मिलेगा टी कोसाइन थीटा, एक ऊपर मिलेगा मुझे क्या, टी कॉस थीटा। दिख रहा है ना अच्छे से, देखो ये टेंशन इससे जा रही है, इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और एक कंपोनेंट मुझे ऊपर मिलेगा, ठीक है। अभी टेंशन इधर जा रही है तो स्टूडेंट ये एंगल जो थीटा है मेरे पास, अब तो एक टेंशन इसका ऊपर मिलेगा, एक कंपोनेंट मुझे इधर मिलेगा, तो ऊपर मुझे क्या मिल गया, दो कंपोनेंट मिल गए किसके, टी कॉस थीटा, एक इसका टी कॉस थीटा, यानी कि 2t कॉस थीटा के मुझे दो कंपोनेंट्स मिल गए किधर, ऊपर की तरफ। क्लियर, पक्का समझ में आ गया ना ये 2t क्यों मिल गया मुझे। अब 2t cos थीटा ये ऊपर की तरफ मिला, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर होगा किसके, नीचे लगने वाले फोर्स के। नीचे क्या है मेरे पास mg, और mg मेरे पास यहाँ से ये निकल कर आ गया। क्लियर, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गई। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, t = mg, और m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू नहीं पता तो t = g की तो पता है 10, यानी कि 10 m के बराबर मिल गया। तो यहाँ पर देखो 2 × 10 m cos थीटा, m कितना है यहाँ पे देखो √2m, g कितना है मेरे पास 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, m से ये m कैंसिल हो गया, तो 2 cos थीटा √2 और cos थीटा =2/2। ऊपर नीचे मैंने √2 से अपने पास से मल्टीप्लाई करा, तो cos थीटा √2 आपस में 2 बन जाएगा, तो 1 यानी कि बचा हमारे पास 1/√2, यानी कि थीटा =45 डिग्री का मुझे मिलने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिगर देख के बच्चा डर जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्या रखना है अपना, टेंशन वाला कॉन्सेप्ट। देखो फिर बोल रहा हूँ, टेंशन का जो डायरेक्शन है डिपेंड करता है किस ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसलिए इस पर कंफ्यूज मत करना कि मैंने गलती से ये पूरा बना दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो ऑब्जर्वर है, जब ये ऑब्जर्व कर रहा होगा टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो हम ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है वो इसके रेस्पेक्ट में बनाई है, इसलिए टेंशन ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, उसको और देख लो, फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा उसका ना। इसको यहाँ रखता हूँ मैं यहीं से। तो क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड नॉर्मल बिटवीन टू सरफेस। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड नॉर्मल बिटवीन टू सरफेस एंड मास कैपिटल M एंड सरफेस। अभी फिगर बना रहा हूँ, उसकी समझ में आ जाएगा। फाइंड नॉर्मल बिटवीन टू मासेस एंड मास M। अब देखो जरा, एक सरफेस मेरे पास ऐसी है, ये स्मॉल m है, और ये मेरे पास एक कैपिटल M है, और ये दोनों के दोनों कहाँ रखूँगा स्टूडेंट, सरफेस पर रखूँगा इस तरीके से। तो अभी हमने नियम क्या बना लिया है कि नॉर्मल कहाँ लगता है, नॉर्मल वहाँ लगेगा जहाँ मेरे पास दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे। देखो ये वाला छोटा वाला मास और ये वाला मास दोनों किस में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, मतलब ये इस पर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल। अब ये वाला मास इस सरफेस से कांटेक्ट में है, तो ये इस पर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा। तो बड़े आराम से उसको समझो आ रहा। मैं इससे पूछूँ, छोटे वाला मास जो है मेरे पास स्मॉल m, नीचे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, नीचे लगा होगा उसके ऊपर mg लग रहा होगा। और जब ये दोनों सरफेस से कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस ऊपर क्या लगा रहा होगा, इस पर सिंपली नॉर्मल लगा रहा होगा। उसको मैंने क्या माना, n। जैसे मुझे क्या मिल गया, n = mg। ठीक है, तो फाइंड नॉर्मल बिटवीन टू मासेस। अब देखो इस मास का नॉर्मल क्या होगा, ये n ही तो होगा, मतलब एक सरफेस ऐसी है, इस सरफेस ऐसी है, तो ये इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, तो वही नॉर्मल ये इस पर लगा रहा होगा, तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल क्या आ गया, वो n ही आ गया। ठीक है, मतलब ये देखो, दोबारा देखो जरा, ये वाला मास इस पर नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये वाला मास इस पर नॉर्मल लगाएगा कहाँ पे, नीचे की तरफ, तो वो भी क्या, उसको भी क्या लिख दूंगा मैं, n ही लिख दूंगा। ठीक है, तो अब अभी हम बनाएं किसका, FBD बनाएं, FBD फॉर छोटे वाला मास।
तो आप क्या बोलोगे सिंपली mg बराबर किसके आ गया, नॉर्मल के। पहले बात तो भी सिंपली यहाँ से निकल कर आ गई। अब बनाएं एफ बी डी फॉर कैपिटल एम। अब कैपिटल एम को चेक करो, कैपिटल एम इस सरफेस से कॉन्टैक्ट में भी है और नीचे वाली सरफेस से कॉन्टैक्ट में भी है, मतलब इस पे दो नॉर्मल मिलने वाले हैं। तो और एक क्या मिलेगा इस पे, कैपिटल एम इंटू जी। तो नीचे लगने वाला फोर्स देखो कौन सा है, देखो तो यहाँ मैं ये क्या बोलूँगा, कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू, देखो अब इस पे जो ये सरफेस, ये वाली सरफेस जो नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ लगाएगी, इसको मैंने बोल दिया है n1। तो ये तो हो गया आपका n1। अब ये जो नॉर्मल, ये जब इस पे नॉर्मल लगा रहा था इस ये वाला n, तो ये नीचे नॉर्मल लगाया कि डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस n, ये आ गया। ठीक है, ये बात तो समझने वाली है यहाँ पे। देखो mg, अब ये n किसके बराबर है आपका, mg के बराबर है, तो mg इज इक्वल्स टू n1। और ये सिंपल के बोल दूँ यहाँ से मैं कि mg को मैंने कॉमन निकाल दिया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल्स टू n1। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ सरफेस के बीच में नॉर्मल कितना है, तो वो है n, और नीचे वाली सरफेस और इस बड़े वाले कैपिटल M के बीच में जो नॉर्मल है वो कितना है, वो है मेरे पास n1। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप सिंपल है। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट किस पे निकल कर आ गया हमारे, किस पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना शुरू करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, ये तो उसको पढ़िए अच्छे से, फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे।